नमस्कार। कभी ये सोचा है कि आज के भारत की जो बहुत सारी परंपराएं और मान्यताएं हैं, उनकी जड़ें आखिर कहाँ हैं? बात हजारों साल पुरानी है, जब एक ऐसी सभ्यता ने जन्म लिया जिसने आने वाले समय के लिए भारत की कहानी ही लिख दी। तो चलिए सीधे उसी दौर में चलते हैं और वैदिक सभ्यता की नींव को समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल, इसे वैदिक काल ही क्यों कहते हैं? इसका जवाब सीधा सा है। इस दौर के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं, उसका पूरा का पूरा सोर्स वेद नाम के ग्रंथ हैं। और हाँ, ये सिर्फ कोई धार्मिक किताबें नहीं थी, बल्कि उस समय के समाज, धर्म और रोजमर्रा की जिंदगी को दिखाने वाला एक। ये कहानी कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि लगभग 900 साल लंबी है। और इसे ठीक से समझने के लिए चलिए इसे दो हिस्सों में बांट लेते हैं। पहले हम चलेंगे ऋग्वैदिक काल में और फिर देखेंगे कि उसके बाद यानी उत्तर वैदिक काल में चीजें कैसे और कितनी बदल गईं। तो चलिए अपने सफर का पहला पड़ाव शुरू करते हैं, ऋग्वैदिक काल। जरा एक ऐसे जीवन की कल्पना कीजिए जो बहुत ही सरल था, जिसका पूरा ताना बाना पशुपालन के ही इर्द गिर्द बुना हुआ था। जरा सोचिए, एक ऐसा समय जब किसी की अमीरी उसके बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि इस बात से तय होती थी कि उसके पास कितनी गायें हैं। जी हाँ, यही था ऋग्वैदिक जीवन। अर्थव्यवस्था जानवरों और थोड़ी बहुत खेती पर चलती थी, और समाज का केंद्र कोई बड़ा शहर नहीं, बल्कि परिवार और छोटे छोटे समूह हुआ करते थे। उस समय की पढ़ाई लिखाई भी आज के क्लासरूम जैसी बिल्कुल नहीं थी। तब होता था गुरुकुल सिस्टम, मतलब छात्र अपने गुरु के साथ उनके आश्रम में ही रहते थे। और वहाँ सिर्फ वेद पढ़ना नहीं होता था, बल्कि अनुशासन, हुनर और जिंदगी के मूल्य भी सिखाए जाते थे। एक ऐसी शिक्षा जहाँ गुरु और शिष्य का रिश्ता वाकई बहुत गहरा होता था। तो अब तक सब कुछ बड़ा सीधा साधा था, पर अब कहानी के दूसरे हिस्से में आते हैं। एक ऐसा दौर जहां सब कुछ बदलने वाला था। उत्तर वैदिक काल सिर्फ एक अगला चैप्टर नहीं था, बल्कि ये एक क्रांति का समय था, जिसने समाज को हमेशा के लिए एक नई दिशा दे दी। यहाँ दोनों दौर का फर्क साफ दिखता है। जहाँ पहले लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, अब वे एक ही जगह बसकर बड़े पैमाने पर खेती करने लगे थे। और इसी ठहराव ने, इसी सेटलमेंट ने एक नई और कहीं ज्यादा जटिल सामाजिक व्यवस्था को जन्म दिया। तो सवाल ये उठता है कि ये जो नया सामाजिक ढांचा बना, वो आखिर था कैसा? समाज को चलाने का, उसे व्यवस्थित करने का नया तरीका क्या था? इसका जवाब था वर्ण व्यवस्था। देखिए, जैसे जैसे समाज बढ़ा और कॉम्प्लिकेटेड हुआ, उसे चलाने के लिए लोगों को उनके काम के आधार पर 4 ग्रुप्स में बांटा गया। ब्राह्मण, जो ज्ञान और शिक्षा का काम देखते थे। क्षत्रिय, जो रक्षा और शासन करते थे। वैश्य, जो खेती और व्यापार संभालते थे। और शूद्र, जो बाकी समाज की सेवा करते थे। ये उस दौर में समाज को चलाने का एक सिस्टम था। समाज के साथ साथ धर्म का तरीका भी बदल रहा था। अब पूजा पाठ उतना सरल नहीं रहा। देवताओं को खुश करने के लिए बड़े बड़े और बहुत ही मुश्किल यज्ञ होने लगे। और धीरे धीरे यही यज्ञ धार्मिक और सामाजिक जीवन का सेंटर पॉइंट बन गए। पर बदलाव सिर्फ यहीं तक नहीं थे। एक तरफ उपनिषदों के साथ ज्ञान और फिलॉसफी की एक नई लहर आई, तो दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की क्रांति हुई, और वो थी लोहे का इस्तेमाल। लोहे के मजबूत औजारों ने खेती करना बहुत आसान बना दिया, जिससे पैदावार बढ़ी और व्यापार को भी जैसे पंख लग गए। और हाँ, इस समाज की एक और खास बात, जो भी स्रोत हमें मिलते हैं, उनसे पता चलता है कि वैदिक काल में महिलाओं का स्थान सम्मानजनक था। उन्हें न सिर्फ पढ़ने लिखने का अधिकार था, बल्कि वो धार्मिक अनुष्ठानों में भी हिस्सा लेती थी। कुछ महिलाएं तो अपनी विद्वत्ता यानी अपनी नॉलेज के लिए बहुत प्रसिद्ध भी हुई। तो हजारों साल पुराने इस दौर की कहानी तो हमने देख ली, पर सवाल ये है कि इसका आज के समय से क्या लेना देना है। चलिए देखते हैं कि इस प्राचीन सभ्यता की विरासत आज भी हमारे बीच कैसे जिंदा है। असल में वैदिक काल सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये वो नींव है जिस पर आज भी भारतीय संस्कृति की कई इमारतें टिकी हुई हैं। हमारे सामाजिक ढांचे की शुरुआती सोच हो, कई धार्मिक परंपराएं हो, या फिर गुरु शिष्य के रिश्ते का आदर्श, इन सब की जड़ें हमें उसी प्राचीन युग में वापस ले जाती हैं। तो अब ये सवाल सोचने वाला है, इस प्राचीन सभ्यता की कौन सी विरासत आज हमारे समाज पर सबसे गहरा असर डालती है? वो यज्ञ और अनुष्ठान है, वर्ण व्यवस्था की परछाई है, या फिर ज्ञान और दर्शन की वो खोज? इस पर जरूर सोचिएगा।